जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तरांचल ज्ञानशाला में। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत सटीक रणनीति से चल रही होगी। इसी को मजबूत करने के लिए हमारी ये श्रृंखला है। जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, जैसा कि लिखा है यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी या यूपी की कोई परीक्षा या सीडीएस या एसएससी, जहाँ पर भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं और एक दिवसीय परीक्षा होती है तो एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जो भी हमने आज तक ज़िंदगी में सीखा है, जितनी परीक्षाएं पास करी हैं, नौकरियां करी हैं, उन सब के अनुभवों पे और लगभग 900 से ऊपर परीक्षा पत्रों को विश्लेषण करने के बाद ही हमने ये क्वेश्चन निकाले हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न नहीं शामिल किए जो बहुत सरल हैं और आपको आपकी सामान्य सी लूसेंट जैसी किताबों में भी मिल जाते हैं, जो बहुत अत्यधिक सरल हैं, वो इसमें नहीं होंगे। बाकी इसमें लगभग लगभग सभी हैं और हम प्रश्नों से रिवर्स टॉपिक की तरफ जाके रिवीजन करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सही तरीका है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ख़ज़ाइन उल फुतूह किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम 15 वर्षों की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। और अमीर खुसरो कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे तथा सल्तनत काल में ये 10 से ज़्यादा दरबारी शासकों के दरबार में रह चुके थे। ठीक है, और इन्होंने इनके बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपने पढ़े होंगे। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, एक सूफ़ी मिस्टिक थे। ठीक है, और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं किरान उल सादीन। परीक्षा में ये अन्य रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं। मिफ्ता उल फुतूह, आशिका, नूर सिपहर। क्योंकि ख़ज़ाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन के शासनकाल का वर्णन है, तो इसलिए ये थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और तुगलकामा नामा भी इनकी पुस्तक है। इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होगा, इसमें एक महत्वपूर्ण जो लाइन हो जाती है वो ये होती है कि इंट्रोड्यूसिंग पर्शियन अरेबिक एलिमेंट्स। इन्होंने जो आपका इंडियन म्यूज़िक है उसमें इन चीज़ों को सम्मिलित किया था। और जो आपका ख्याल और तराना स्टाइल है गाने का, उनका भी इन्होंने वो किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वापस अपने प्रश्न पर लौटते हैं। अगला प्रश्न है, पहला सीमेंट कारखाना 1904 में पोरबंदर गुजरात में, लेकिन उत्पादन जो हुआ था वो 1904 में चेन्नई कारखाने से, जो कि तब मद्रास था, चेन्नई कारखाने से हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबर। प्रश्न आया था कि गाजी की उपाधि कब धारण की थी? ये की थी खानवा के युद्ध में विजय होने के बाद। खानवा का युद्ध 1527 में, और बाबर ने चित्तौड़ के राणा सांगा को हराया था। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाबर के बारे में कुछ तो आप जैसे जैसे ये प्रश्न आया तुरंत बाबर खोलिए, बाबर के बारे में पूरा पढ़ डालिए, रिवीजन कर डालिए। तो क्या इंपॉर्टेंट है? जन्म हुआ था फरगना प्रांत में, मृत्यु हुई थी आगरा में। ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है मृत्यु। और 1530 में हुई थी। 1504 में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण उपाधि मिर्ज़ा को त्याग कर नई उपाधि बादशाह, इसको बादशाह भी कहते हैं, बादशाह को धारण किया था। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछूं गाजी क्या होता है? गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी मतलब होता है जो इनके धर्म में, मुस्लिम संप्रदाय में जो काफिर यानी कि जो धर्म विरोधी लोग होते हैं, उनको उनका विनाश करने वाला, उसको बोलते हैं गाजी। ठीक है, ऐसे आपको याद भी रहेगा, थोड़ा आप अर्थ को समझेंगे तो। अब महत्वपूर्ण बहुत हो जाता है बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, और ये सब आपने पढ़े होंगे। जस्ट रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। क्या है? एक निमोनिक है। 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया, 30 में मर गया। सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका पहले जो इसका हेडक्वार्टर था वो चेन्नई में था। जब ये परीक्षा में आया था प्रश्न, उस समय इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में था, आंसर चेन्नई था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर बल्लभगढ़ हरियाणा में है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कैसे याद रख सकते हैं? 1962 में चाइना ने अटैक किया। चाइना लोग जानवरों को बहुत मार के खाते हैं, तो जानवरों को बचाने के लिए, उनकी क्रुएल्टी से बचाने के लिए हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी 1962 में। ऐसे आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं, याद कर सकते हैं लिंक करके। वैसे ये काम क्या करता है? ये जो आपकी अरुण वो एक जानी मानी एक्टिविस्ट हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अरुणडले कर कुछ नाम है उनका। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इसको स्थापित करने में, जानवर के प्रति क्रुएल्टी को वो करने में। अरुणा देवी अरुणडले ऐसे कुछ नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार नेट में, इनका यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसकी स्थापना की थी बी आर अम्बेडकर जी ने 1936 में। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हो जाता है? इनको 1990 में भारत रत्न मिला था मृत्यु के बाद। आगे बढ़ते हैं।
हज़ार राम मंदिर, इसको हज़ारा राम मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। ये हज़ार राम मंदिर, ये हज़ारा राम मंदिर जो है ये हम्पी के कर्नाटक में है। बहुत साधारण शैली में बनाया गया मंदिर है। इसमें रामायण के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको चित्रित किया गया है। बनाया किसने था? कृष्णदेव राय द्वितीय ने, विजयनगर के जो राजा थे। इसका चित्र देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह आपका हज़ारा राम मंदिर है। देखिए बहुत सरल शैली में बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर। मलिक काफूर एक हिंदू था। प्रश्न आया था कि इसको हज़ार दिनारी नाम से किसको जाना जाता है? तो हज़ार दिनारी नाम से जो है मलिक काफूर को जाना जाता है। ये एक हिंदू था, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक हिंदू था, किन्नर था ये एक, और इसको 1297 में नुसरत खान ने 1000 दिनार में ख़रीदा था, इसलिए इसको हज़ार दिनारी कहा जाता है। उस समय ये दासों की खरीद बिक्री बहुत होती थी, ठीक है। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ये इससे बहुत प्रभावित था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके देखा कि यार इसकी नीतियाँ और इसकी साहस काफ़ी है इसमें, तो इसको दक्षिण का अभियान दिया। दक्षिण के अभियान में इसने बड़ी सफलता प्राप्त की। उसके बाद मलिक काफूर की शक्ति का उदय भी हुआ। फिर ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन गया कि अलाउद्दीन खिलजी एक किस्म से इसके हाथों की कठपुतली सा बन गया। कहते हैं कि ये चाहता तो अलाउद्दीन खिलजी को ख़त्म कर सकता था। उसके बाद अति महत्वाकांक्षी ये होता चला गया। बाद में फिर इसी कारण से मलिक जो काफूर है उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इतना इसके बारे में जानना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रोटेस्टवाद जो है उन्होंने चलाया था मार्टिन लूथर ने, इसी प्रकार जो हमारा पुनर्जागरण का समय था उस समय पुनर्जागरण युग का हिंदू मार्टिन लूथर इसको कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को, क्योंकि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी, आर्य समाज की स्थापना करी, ठीक है। तो ये धार्मिक सुधार चल रहा था उस समय, एक समाज सुधार और धार्मिक सुधार चल रहा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे जो अन्य व्यक्तित्व हैं, आज़ादी के समय जो हमारे शुरुआत हो रही थी, पुनर्जागरण का समय था, धार्मिक सुधार आंदोलन थे, ठीक है, ऐसे करके जो भी व्यक्ति आते हैं इतिहास में वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। ये एक आपके सामने चित्र है, फ्रांस बना हुआ है, पायरेन्सी एक्चुअली क्या है? ये है, ये फ्रांस हो गया, ये आपका स्पेन हो गया, इनके बीच में ये पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई। इनको क्या कहते हैं? प्रश्न एग्जाम में आया होता। तो पायरेनीज कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया? ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ये बदायूं में पैदा हुए थे यूपी के, इसलिए इनको बदायूनी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने महाभारत और संस्कृत ग्रंथों, महाकाव्यों का भी अनुवाद फ़ारसी में किया था, ठीक है। उस समय आपको पता है फ़ारसी यानी कि जो पर्शियन बोली का समय है। तो महत्वपूर्ण चीज़ एक और है, वो है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध 1576 मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में हुआ था, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो है बदायूनी ने किया था। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है और किताबों में ये चीज़ नहीं है। तो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन एकमात्र इसने किया था बदायूनी ने, ठीक है। और महाराणा प्रताप वही हैं जिनका घोड़ा चेतक था, है ना। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार, अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल में भी ये पंक्ति आती है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी श्रृंखला यहाँ पे समाप्त हो गई है। तो देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी परीक्षाओं के से निकाले गए प्रश्न हैं। मेरी कोशिश है कि कोई भी प्रश्न ना छूटे, अधिक से अधिक प्रश्न कवर हो जाए। आप इनको रिवीजन करिएगा। ये सिर्फ जीके है। अब मैं उत्तराखंड की एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ये सिर्फ जीके के लिए है। और एक मैं शुरू कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री का एक हिस्ट्री से शुरू किया, पॉलिटी से शुरू किया, एक टॉपिक हो गया, माना कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो आपको आसानी से नहीं मिलते, तो उनको आप यहाँ रिवीजन करिए। और एक जल्द ही एक टेस्ट करेंगे, जो भी ये हमारा एपिसोड 8 हो गया है, 10-12 के बाद हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। उसमें 15-20 प्रश्न होंगे जीके के, कुछ यहाँ से कुछ वैसे। आप अपने आप को चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।